पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को फे के बारे में सब कुछ सच्चाई पता चल गया था, जिसके बाद वांग जी ने फे को अपने गोडाउन में ले जाके बंद कर दिया था और उसके ऊपर टॉर्चर कर रहा था। वांग जी 15 दिन तक फे को उस गोडाउन में बंद करके रखता है और फे के बारे में और भी डिटेल्स निकलवाता है। वांग जी को जितना सच्चाई के बारे में पता चल रहा था, वांग जी उतना ही टूटता जा रहा था। उसे बस अब एक कंधे की ज़रूरत था जिसके ऊपर सर रख के वो रो सके और अपने दिल को हल्का कर सके। लेकिन उसने सभी से अपना रिश्ता इतना ख़राब कर लिया था कि अब उसके पास कोई नहीं था उसके दुख को भुलाने के लिए, उसे थोड़ा उसके सिर को सहलाने के लिए। वांग जी बस अपने आप पर ही सिमटता जा रहा था। वांग जी पूरा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो हर रोज़ फे के पास जाता, उसे इतना टॉर्चर करता कि अपने पूरे फ्रस्ट्रेशन फे के ऊपर निकलता था। फे की हालत बहुत बुरी हो गई थी। जब पहले दिन वांग जी ने फे को बंद किया था तो फे को एक उम्मीद था कि शायद उसका दवाई का असर ख़त्म हो गया है, इसलिए वांग जी ऐसा कर रहा है। लेकिन फे इतने दिन से वांग जी को दवाइयाँ देते आ रहा था, तो इसका मतलब वांग जी फिर से ठीक हो जाएगा। फे को एक पल के लिए लगा था कि बेचिन ऐसा कर रहा है, अगर वांग जी अपने होश में आएगा तो वो फिर से फे के पास रोता बिलखता हुआ जाएगा और फे के साथ में अपनी घुटने टेक कर माफ़ी मांगेगा और फे को अपने लाइफ में आने के लिए कहेगा। लेकिन उसके अगले दिन ही फे के सारी उम्मीद टूट गया था, क्योंकि वांग जी अब पूरी तरह से बदल चुका था। फे के सचपन जानने के बाद मानो कि वांग जी के ऊपर से फे के दिया हुआ ड्रग्स का असर भी पूरी तरह से गायब हो गया था। वांग जी फे को इतना टॉर्चर करता है। एक दिन वांग जी फे के पास जाता है और उसके बालों को पकड़ के कहता है कि मुझे बताओ कि तुम अब तक मुझे कौन सा नशा कराते हुए आए थे और तुमने मेरे ओमेगा को क्या खिलाया था जिसकी वजह से वो मेंटली संतुलन खो रहा था। फे रोते हुए कहती है कि तुम्हें तो सब पता है, तुमने तो सब कुछ पता करवा ही लिया है, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। फे के बात को ख़त्म करने से पहले ही वांग जी उसके पॉकेट से एक छोटा सा नाइफ निकलता है और फे के हाथों में मारती है, जिससे कि फे के हाथों से ब्लीडिंग होने लगता है। एक तो फे को इतना टॉर्चर किया गया था कि उसकी जगह जगह से ब्लीडिंग हो रहा था, वो पूरा कमज़ोर पड़ गई थी। पिछले 10 दिनों से वांग जी ने उसे उस कैद में बंद करके रखा था और उसे खाना पीना कुछ भी नहीं दे रहा था। फे धीरे धीरे अपना सांसें भी खो रही थी और अचानक से वांग जी के हमला करने पर वांग जी फे और भी ज़्यादा टूट गई। उसके हाथों से खून निकल रहा था। तभी वांग जी उस नाइफ को फे के गले के सामने पकड़ा और कहा कि मैंने जो कहा मुझे सीधा सीधा जवाब दो, मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश मत करो। फे डरते हुए वांग जी से कह देती है कि वो दवा वांग जी के रूम के ड्रॉर में है। लेकिन तब भी वांग जी अपना पॉकेट से एक पैकेट निकाल के फे को दिखाता है। हाँ, यही था ना। फे कहते हैं कि जब तुम्हें पहले ही मिल गया था तो तुमने मुझे मारा क्यों। वांग जी कहता है वो तो बस मज़े लेने के लिए, जैसा कि तुम इतने दिन से मेरा मज़े ले रही थी, मैंने ठीक वैसा ही करने का सोचा। वांग जी के इस बदलते हुए रूप को देखकर फे के रेट के हड्डियाँ भी कँपकँपाने लगी। फे डर गई कि उसने अपने अनजाने में ही वांग जी से कह दिया कि वांग जी एक बीस्ट है। फे के इस बातों को सुनकर वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उस छुरी से फे के फेस पर एक कट लगाया। फे पूरी तरह से रो रही थी, वो तो अपने ज़ख्म को हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। वांग जी ने कहा तुमने मेरे ओमेगा को जो दर्द दिया है, तुमने मेरे साथ जो किया है, इसके लिए अगर मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें कैद रखूँ तो भी कम होगा। तुम इससे भी पूरी डिज़र्व करते हो। वो तो मैं हूँ जो कि तुम्हें इतना अच्छा सजा दे रहा हूँ, लेकिन इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। ये कह के वो फे के गला को दबाने लगी। देखते ही देखते फे ने अपना दम तोड़ दिया। फे वहीं पर मर चुकी थी। वांग जी फे के सामने पैर फैलाकर बैठ गया और कुछ देर तक ब्लैंकली फे को देखने लगा। जब वांग जी को यकीन हो गया कि फे पूरी तरह से बेजान हो गई, तब वांग जी जोर शोर से चीखने लगा। उसके दिल में ढेर सारा दर्द था जो वो किसी के साथ शेयर करना चाहता था। उसे बस एक सहारे की ज़रूरत था, लेकिन आज उसे वो भी नहीं मिल पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। वांग जी फे के लाश को उठता है और एक लात मारता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके गार्ड्स को कहता है कि इसके लाश को ठिकाने लगा दो। वांग जी गाड़ी निकलता है और रॉयल मेंशन की तरफ निकल जाता है। लैन मेंशन में जाकर वांग जी बेचैन होकर एक पैर करके मेंशन में एंटर करता है। लैन ही तभी हॉल पर बैठी हुई थी और कुछ काम कर रही थी। वांग जी जाकर पीछे से उसे हक कर लेती है। एक पल के लिए तो लैनी चौंक गई थी, लेकिन जब उसने देखा वांग जी तो उसने कहा कि आखिर तुम ऐसा हरकत कैसे कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि तुम इस घर में दोबारा पैर नहीं रखोगे। वांग जी अब उसके माँ के पैरों पर गिर के बुरी तरह से रो रहा था।
लैनी वांगजी के हाथों से अपना पैर को छुड़ा के वहाँ से जाने लगती है कि तभी वांगजी जाकर अपने माँ को टाइट से हक कर लेती है और उसके बाहों में सिमट कर रोने लगता है। और लैनी वहीं पर सोफे में बैठ जाती है। वांगजी उसके घुटनों पर सिर रख के रोने लगता है। वांगजी कहता है उसने कैसे सहा माँ, वो कितना कुछ सहता आया था, आखिर उसने ऐसा कैसे सहा। उसे बहुत दर्द हुआ ना, मुझे भी दर्द हो रहा है, मैंने तो खुद उसे सजा दिया था, उसके साथ मैंने ज़बरदस्ती किया था, उसे इन हाथों से मारा था। ये कह के वांगजी उसके माँ के घुटनों पर अपना सर दबाए हुए और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। भले ही लैनी वांगजी के ऊपर अब नाराज़ थी, लेकिन आखिरकार उसका माँ थी और एक माँ अपने बच्चे को ऐसे हालत में कैसे छोड़ सकती थी। इसीलिए लैनी बस वांगजी को शांत करा रही थी, क्योंकि अभी वांगजी को किसी के सहारे की ज़रूरत था। लैनी अपने मन में सोचता है, मुझे माफ़ कर देना बच्चा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे ऐसे हालत होगा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये बोलकर लैनी सोचने लगी कि उस दिन जब वांगजी ने फे को देखा था उस रेस्टोरेंट क्लब में, तो वो सब मैडम लैन की ही प्लान थी। मैडम लैन ने ही सीजान को कहा था कि वो वांगजी से जाकर इस मीटिंग के बारे में कहे। दरअसल जिस दिन वांगजी ने फे को अपना गर्लफ्रेंड परिचय दिया था, मैडम लैन उस दिन से ही फे को पसंद नहीं करती। फे के पास से उसे एक अजीब सा वाइब आता था जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैडम लैन फे के बारे में डिटेल्स निकलवाती है। पहले पहले तो उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन 1-2 साल तक छानबीन करने के बाद मैडम लैन को पता चला कि फे दूसरे क्लैन से की प्रिंसेस है और वो ये सब कर रही है ताकि वो इस क्लैन पर कब्जा कर सके। पहले तो फे का टारगेट सीचन था, लेकिन जब सीचन के मेट गुजर गए और सीचन ने पैक का अल्फा बनने से मना कर दिया, तब वांगजी को इस पैक का अल्फा बनाने का डिसाइड किया गया और तब से फे के टारगेट सीचन ना होकर वांगजी बन गया। धीरे धीरे वो वांगजी के पास आई, वांगजी के साथ फ्रेंडशिप किया और अपने रिश्ते को मजबूत बनाया और फिर धीरे धीरे वांगजी के ड्रग देने लगी, जिससे कि वांगजी अपना होश खो बैठता था और फे को अपना लेता था। हर वक्त फे वांगजी को दवाई देती गई, जिसकी वजह से वांगजी के ऊपर बुरा असर पड़ा। जब मैडम लैन को ये सब कुछ पता चला, तब मैडम लैन वांगजी से सब कुछ सच कहने के लिए गई, लेकिन उल्टा वांगजी ने उसके बात को तो नहीं सुना, उल्टा उसने मैडम लैन को ही बेइज्जत कर दिया, ये कह के कि मैडम लैन को वांगजी का खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैडम लैन उसके बाद कई बार कोशिश किया कि वांगजी को फे के सच्चाई के बारे में बता पाए और फे से दूर कर सके, लेकिन फे ने अपना हर चाल इतना सोच समझ के खेला कि उसने वांगजी के दिलो दिमाग में अपना पूरा नशा भर दिया, जिससे कि वांगजी उसे उभर ही नहीं पा रही थी। तभी मैडम लैन को उस ड्रग्स के बारे में भी पता चला, जिसे कि फे अब तक वांगजी को देते आए थे। मैडम लैन ने वो दवा का सैंपल लेके रिसर्च सेंटर भेज दिया था कि उसका एंटीडोट बना सके। मैडम लैन जब भी वांगजी को कुछ कहने जाता था, तब ये वांगजी अजीब सा बिहेव करने लगता था। मैडम लैन उम्मीद खो चुकी थी, अब वो पागलों की तरफ सिर्फ और सिर्फ वांगजी के मेट को ढूंढ रही थी। उन्हें यकीन था कि शायद अगर वांगजी की लाइफ में उसका मेट आ जाएगा तो वांगजी फे से दूर हो पाएगा, लेकिन उसे वांगजी के मेट नहीं मिल रही थी। तभी मैडम लैन मून गॉडेस की टेंपल जाती है और उसे प्रे करती है ताकि वांगजी को उसका मेट से जल्दी मिला दिया जाए। उसी रात मैडम लैन को सपना आया था मून गॉडेस का। मून गॉडेस ने कहा था कि वांगजी का मेट आ रहा है, लेकिन इसके लिए पहले सीचन को ठीक होना पड़ेगा। इसीलिए मैडम लैन ने वो पार्टी रखी, क्योंकि मैडम लैन को भी कहीं ना कहीं भरोसा था कि वांगजी का मेट उसे उसी पार्टी में मिलेगा, और होता भी ऐसा ही है। वांगजी का मेट और कोई नहीं, उनके ही बेस्ट फ्रेंड का बेटा विंग निकलता है। मैडम लैन बहुत ही खुश हो जाती गई थी। उन्हें लगा था कि विंग ही वो इंसान है जो कि वांगजी को इस सबसे बाहर ले पाएगा। शायद अपने ओमेगा के आ जाने के बाद वांगजी उस लड़की को भूल जाए। इसी उम्मीद से मैडम लैन ने वांगजी की शादी विंग से जल्दी जल्दी करवा दिया था, लेकिन उसके विपरीत होता है। वांगजी तो विंग को इतना बुरी तरह से हर्ट करता है कि विंग खुद ही अपना जान खोते खोते बचा है। अगर विंग को कुछ हो जाता तो उन दोनों के बच्चे का क्या होता, ये सोच रही थी मैडम लैन। और जब विंग यहाँ से चला गया, तब मैडम लैन ने वांगजी और फे के हर मूवमेंट पर नज़र रखा, यहाँ तक कि उन्होंने विला में भी एक सर्वेंट का अपॉइंट किया जो कि हर वक्त फे की निगरानी करती थी। वो कहाँ जाती थी, क्या करती थी, सब कुछ। जब फे ब्यूटी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी, तब भी मैडम लैन को सर्वेंट ने ही बताया था कि अचानक से एक दिन में इतना बड़ा बेबी बम कैसे आ सकता है। ये लड़की झूठ बोल रही थी। तब मैडम लैन को पता चला था कि फे कोई प्रेग्नेंट नहीं थी। तब से मैडम लैन ने अपना चाल चलना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैडम लैन पहले से ही फे और वांगजी पर नज़र रखते हुए आई थी, तो उसे पता था कि विंग के जाने के बाद वांगजी और फे के बीच में बहुत कम फिजिकल
रिश्ता बनता था। और उसके बाद वोइंग के प्रेगनेंसी सिम्टम्स वांगजी में दिखाई दिया, जिसकी वजह से वांगजी फे के साथ फिजिकल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से फिर फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी थी। मैडम लैन ने इस बात का फ़ायदा उठाया और नई लड़के को हायर किया जो कि फे को जाकर सिड्यूस करे। और होता भी ऐसा ही था। फे इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि वो अपना थोड़ा प्लेजर पाने के लिए वो उन लड़कों के साथ फिजिकल हो जाता था, उन लोगों के साथ समय बिताने लगता था। एक दिन मैडम लैन ने प्लान किया कि वो जब खुद वांगजी को बताएगा तो वांगजी यकीन नहीं करेगा, लेकिन वो वांगजी को अपने आमने सामने दिखा ही तो सकता था ना। इसीलिए उन्होंने सिचान को कहा कि वो वांगजी को उस मीटिंग के बारे में बोले, और होता भी ऐसा ही था। और उनके मुताबिक वांगजी ने फे को देख भी लिया था। और इन सब में मैडम लैन ने वो जिस ड्रग का सैंपल लैब में भेजा था एंटीडोट बनाने के लिए, उसका एंटीडोट भी बन चुका था। जब वांगजी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया था, वो डॉक्टर लैन फैमिली का ही डॉक्टर था। मैडम लैन ने उससे कहकर वांगजी के अंदर उस एंटीडोट को इंजेक्ट करवा दिया था, जिसके बाद वांगजी फे के कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर आने लगा था। मैडम लैन को पता था कि वो अपने बेटे के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उनको अपना पैक को बचाना था और अपने बेटे को उस टाइम के जंकुट से बचाना था। उसके बाद वांगजी ने फे के साथ जो कुछ भी किया सभी मैडम लैन को पता था। बस वो अपने बेटे को सांत्वना देने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ वोइंग का डिलीवरी डेट करीब आ रहा था। वोइंग बहुत ही स्ट्रेस महसूस कर रहा था। जैसे जैसे उसका ड्यू डेट नज़दीक आता जा रहा था, वोइंग ऐसे वैसे टेंशन करता जा रहा था, आखिर उसका बच्चा सही तो होगा ना। वोइंग कभी कभी सोचता है कि आखिर उसने कैसे ये सोच भी लिया था एक बार के लिए कि वो इस बच्चे को नहीं रखेगा। अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता तो आज वोइंग क्या करता। आज वोइंग उस बच्चे खोने से डर रहा था, जिस बच्चे को वो कभी अपने पास आने ही नहीं देना चाहती थी, जिस बच्चे को वो अबॉर्ट कर देना चाहता था। वोइंग को कभी कभी ये सोचकर दुख होता है, लेकिन उसका पेरेंट्स उसका हौसला देते हैं और उसे कहते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरी तरफ वांगजी रात को अपने कमरे में सोया हुआ था। वो अभी रॉयल पैलेस में था, क्योंकि उसका ऐसा हालत नहीं था कि मैडम लैन उसे विला में जाने दे सके। और वांगजी विला में जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ उसके और वोइंग के और फे के उन सारी कास्ट मेमोरीज को देखकर वांगजी को चैन नहीं मिल पाता था। वांगजी बस शांति चाहता था, थोड़ा सा वो अपने दिमाग को शांत करना चाहता था, क्योंकि फे ने इतने दिन से उसे मेडिसिन दिया था और अचानक से उस मेडिसिन का एंटीडोट वांगजी को दिया गया था। इसकी वजह से वांगजी थोड़ा सा वीक फील कर रहा था। हालांकि वो एंटीडोट वांगजी को टेस्ट करने के बाद ही दिया गया था, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट भी रह गया था। वांगजी रात में सोता है कि तभी उसे अजीब सा लगता है, मानो कि चारों तरफ अफरा तफरी मचा है। वांगजी को अजीब सा आवाज़ सुनाई दे रहा था। तभी वो अपने आंखें खोलता है। वांगजी को कुछ अजीब लगता है और वो बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक था, जिस वजह से उससे उठने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। वांगजी अपने दर्द को भूलकर कैसे भी करके अपने बॉडी को खींचते हुए नीचे तक लाता है। नीचे हॉल रूम में उसका पूरा फैमिली बैठा था। सिर्फ उसका फैमिली ही नहीं, कुछ लॉयर और रॉयल विभाग के कई सारे सोल्जर्स थे, जिसके ऊपर पैक की रखवाली का जिम्मेदारी था। ऐसा तो तभी होता था जब पैक में कोई समस्या आ जाए या फिर किसी जंग का ऐलान होने को आए। वांगजी तुरंत नीचे जाकर पूछता है कि क्या हुआ। वांगजी को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उसके मदर सोचता है कि मैंने तो इसे सुला दिया था, फिर वह कैसे उठ के चला आया। तभी रॉयल गार्ड कहते हैं कि ओवेन पैक ने हमारे पैक के ऊपर हमला कर दिया है। पैक के चारों तरफ बॉर्डर पे जितने भी सेना तैनात था, वेन पैक एक एक करके सबको मारता जा रहा है। वेन पैक को रोकना नामुमकिन होता जा रहा है। हमारे सेना जी जान लगाकर वेन पैक का सामना करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लोग और भी ज़्यादा डरावना और खूंखार होता जा रहा है। हमारे सेना को वो लोग खूंखार तरीके से मारता जा रहा है। और तो और उन लोगों ने अपना सेना ऐसे तनाव किया है कि हमारे पैक के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उनके ही सेना है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो वो जल्दी ही हमारे पैक के अंदर भी घुस जाएंगे। पैक के अंदर सैकड़ों ओमेगा और बच्चे हैं। अल्फ़ा और बीटा तो मानो किसी भी तरह से लड़ लेंगे, लेकिन उन बच्चे और ओमेगाओं का क्या होगा। सभी लोग अपने किंग लैन जिरन की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे कि किंग के पास शायद कोई प्लान होगा। तभी लैन जिरन ने कहा, हमें इसकी पहले से ही उम्मीद था, इसीलिए हमने पहले से ही पैक के चारों तरफ लैन ई और में मिलकर मून गॉडेस की मदद से प्रोटेक्टेड शील्ड बना दिया है। अगर वेन पैक को उस प्रोटेक्टेड शील्ड को तोड़ना होगा तो उन लोगों को कई दिन लग जाएंगे। फिर भी वो अपने प्लान में कामयाब होंगे या फिर नहीं, ये बता नहीं सकते, लेकिन हमें
पैक की ओमेगा और बच्चों के लिए एक प्रोटेक्टेड शील्ड बनाना होगा। शिक्षण कहता है लेकिन फादर वक्त नहीं है। वेन पैक ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया है। हम कब तक ऐसे प्लान करते रहेंगे? जो करना है जल्दी करना होगा। तभी मैडम लैन कहती है कि जब वांग फे को मारा गया तब भी हमें पहले से ही इस सब का उम्मीद था, इसीलिए हमने पहले से ही प्लान बना कर रखा है। ये कहकर वो अपने प्लान बताने लगी कि किस तरफ किस ओर अपने सेना को ज़्यादा से ज़्यादा तैनात करना पड़ेगा और किस तरह से अपना दाव खेलना पड़ेगा। तकरीबन 1 घंटे तक सभी लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं कि कैसे वो लोग वेन पैक को हरा सके। फिर 1 घंटे बाद जब सब कुछ डिसाइड हो जाता है तब लैन चिरन दहाड़ते हुए कहते हैं, जंग की ऐलान करो। पैक के अल्फ़ा और बीटा को इन्फॉर्म कर दो ताकि वो अपने हथियार लेके फील्ड पे जमा हो सके। बच्चे और ओमेगा को घर पर रहने के लिए बोलो। तभी एक गार्ड दौड़ता दौड़ता आता है और उन्हें न्यूज़ देता है कि वेन पैक सीक्रेट डोर से पैक के अंदर घुस चुका है। सभी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि उस सीक्रेट डोर के बारे में सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली के कुछ गिने चुने इंसान को ही पता थे। तभी वो खबर वेन पैक तक कैसे पहुंचा कि तभी सब लोग वांग जी की तरफ देखने लगे। वांग जी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि सब लोग उसके तरफ क्यों देख रहे हैं। उसने तो कभी भी किसी को नहीं बताया था उसके पैक के सीक्रेट डोर के बारे में। सभी को पता चल गया था कि उन लोगों को इस सीक्रेट डोर के बारे में कैसे पता चला। अब फ़िलहाल बोलने का और इसके बारे में डिस्कस करने का टाइम नहीं था, इसीलिए लैन इसे कहते हैं कि तुम जाओ मून गॉडेस को प्रे करो और उसकी मदद से तुम बच्चे और ओमेगाओं के लिए अंदर एक अलग सा प्रोटेक्टेड शील्ड बनाओ। फीमेल वीडर्स को बोलो ताकि वो सबका खाने पीने का ध्यान रखे और मेल वीडर्स जंग के लिए हथियार, खाने पीने सभी चीज़ का ध्यान रखेंगे। तभी वांग जी कहता है कि हमें जल्दी जंग के लिए निकलना होगा वरना वो लोग पैक के अंदर तबाही मचा देंगे। तभी लैनी वांग जी की तरफ देखते हैं और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम इस हालत में लड़ सकते हो? वांग जी अपने आप को एक सोफे की मदद से सहारा लेकर खड़ा था। अभी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसकी बॉडी इतना वीक था, लेकिन उसने कहा कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ। ये कह के वो प्रॉपरली खड़ा हो गया ताकि वो अपनी मदर को दिखा सके कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन लैन वांग जी के किसी भी बात को नहीं सुना और सर्वेंट को कुछ इशारा किया। सर्वेंट समझ गई और तुरंत मैडम लैन को वो चीज़ ला के दिया। मैडम लैन वांग जी के पास जाती है और उसे हक करने के बहाने उसके गर्दन पर एक सुई चुभा देती है, जिससे कि वांग जी को पूरे बॉडी पैरालाइज हो जाता है और धीरे धीरे वो आंखें बंद करने लगता है। वांग जी के बॉडी को अभी रेस्ट करने की ज़रूरत था। वांग जी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, इसीलिए मैडम लैन ने ऐसा किया था कि अगर वांग जी इस हालत में जंग के लिए जाएगा तो ना ही वो उनके पैक के लिए अच्छा होगा और ना ही वांग जी के लिए। मैडम लैन ने सर्वेंट्स को इशारा किया कि वो वांग जी को ले जाकर अपने कमरे में सुलाते। अगले ही पल सारे लोग जंग के मैदान में था। एक तरफ वेन पैक था, दूसरी तरफ लैन पैक था। तभी एक सेना आकर दोनों के बीच में दोनों को कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोलता है, लेकिन वेन रूहान किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ करने के लिए राज़ी नहीं था क्योंकि उसने अपनी प्यारी बेटी को खोया था। जब तक फे लैन क्लैन में थी तब तक वेन रूहान को एक डर सताता आया था। वो वांग जी पर नज़र रखने के लिए अपनी प्यारी बेटी को नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी ने जिद किया कि वो अपने पैक के लिए कुछ करना चाहती है और उसे अब दूसरे पैक का कोई भी मेंबर्स नहीं जानता था। कोई भी नहीं जानता था कि वांग फे कैसी दिखती है, इसीलिए फे ने चूज़ किया कि वो खुद जाएगी और ख़ुद अपने फादर के प्लान को अंजाम देगी। लेकिन ऐसा करते करते वो पागल खब वांग जी की प्यार में पड़ गई। उसने वेन रूहान से जिद किया कि वो वांग जी को अपने पास रखना चाहती है। वेन रूहान ने बहुत मना किया, लेकिन फे ने कहा कि गुसु पैक को जीतने के बाद वांग जी उसका ही हो जाएगा और फिर फे वांग जी के साथ रहेगा। लेकिन प्यार के चक्कर में उस पागल लड़की ने अपना जान ही गंवा दिया। जिस इंसान को वो प्यार करती थी उस इंसान ने बेरहम की तरफ उसको मार डाला। सिर्फ मारा ही नहीं, उसके ऊपर कई दिन तक टॉर्चर किया, जिस बात को वेन रूहान बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाए। उन लोगों का प्लानिंग था कि वो कुछ दिन बाद लैन पैक पर अटैक करेंगे, लेकिन जब अपने बेटी के मौत का खबर वेन रूहान के कान में गया और उसे पता लगा कि कैसे उस लैन वांग जी ने उसकी बेटी को तड़पता हुआ मारा था, वेन रूहान के खून खौल गया। वो अब लैन क्लैन की बर्बादी के लिए और देरी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने तुरंत अपने सेना को तैयार किया और लैन क्लैन पैक में हमला कर दिया। सही बात पैक के अंदर जाने की तो फे वांग जी के साथ रहते रहते लैन पैक के सारे सीक्रेट्स के बारे में पता लगा लिया था और सारी जानकारी वेन रूहान को भेज दिया था। दोनों ने बहुत स्मार्टली लैन पैक की ख़त्म करने का प्लानिंग किया था,
जिसके चलते फे अंदर से लन पैक पर हमला करती और वेन रूहान बाहर से। तब तो ये पैक पूरा ख़त्म हो जाता, लेकिन वेन रूहान अपना सबसे बड़ा दाव हार गया था। वो था अपना बेटी, जिसके चलते वेन रूहान पूरा पागलों जैसा हो। अब वो सिर्फ लैन वांगजी के खून का प्यासा था। वेन रूहान इधर उधर देखता है, वो वांगजी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वांगजी कहीं नहीं दिख रहा था। तभी लैन चिरन जो कि घोड़े के ऊपर बैठा था, दहाड़ते हुए वेन रूहान को कहता है, वेन रूहान अपना हथियार फेंक दो। अगर बच के जाना चाहते हो इस पैक से तो अपना हार मान लो। वेन रूहान साइकोपैथ की तरफ हंसने लगा, वो भी अपने घोड़े पर बैठा था। वेन रूहान ने कहा, हर किस नहीं। ये कह के उसने एक स्माइल किया और अपने हथियार को सामने फेंक दिया, जिसके चलते उसके तलवार लैंड पैक के एक सेना के अंदर घुस गया। और फिर जब वेन रूहान ने इशारा किया तो उसका वो स्पिरिचुअल वेपन फिर से उसके पास चला गया। उसके खून से वेन रूहान अपना फोरहेड पे एक तिलक लगाता है और पागलों की तरह हंसती है और कहती है, तुम में इतनी अकड़ कहाँ से आया लंचरन? मैं तुम्हारे पैक के अंदर घुसकर तुम्हारे ही सामने खड़ा हूँ, फिर भी तुम मुझे हथियार डालने के लिए कह रहे हो? अब तो तुम्हें मेरे सामने झुक जाना चाहिए। झुको झुको, जल्दी से झुको। शायद उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर तरस खा हुआ तुम्हारी जान बख्श दूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे उस बेटे लान वांगजी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके ऊपर कोई भी तरस नहीं दिखाऊंगा। उसने मेरी प्यारी बेटी को मारा है ना, आज मैं अपनी बेटी का बदला उसके खून पी कर लूँगा। ये कह के वेन रूहान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वेन रूहान के बेटे वेन चाओ, जो कि वेन रूहान के पास ही एक घोड़े पर बैठा था, उसने दहाड़ते हुए कहा, कहाँ है वो लन वांगजी? दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे बहन को मारने के बाद क्या डर के छुप गया है? वो नहीं आएगा जंग के लिए? वो तो होने वाला किंग है ना इस पैक का, होने वाला किंग ही डर गया और फिर तुम लोग जीतने की उम्मीद करते हो। तुम्हारे इस प्लान पर हमें हंसी आ रही है। ये कह के वेन चाओ जोर जोर से हंसने लगा। तभी लैन चिरन दौड़ते हुए कहता है, पैक के अंदर आ तो गए हो, लेकिन जिंदा नहीं वापस जा पाओगे, ये याद रखना। अगर तुम जंग चाहते हो तो ठीक है, जंग होगा, लेकिन इसमें हार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। हार के लिए तैयार हो जाओ वेन रूहान। ये कह के वो वेंस की तरफ अपनी सेना लेकर बढ़ने लगे। दूसरी तरफ वेंस वेलांस की तरफ बढ़ने लगे। दोनों पैक में बराबर की युद्ध हो रहा था। इस तरफ लैन चिरन अपनी सेनाओं के साथ सबको चीरता फाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ वेन रूहान और वेन चाओ अपने अपने सेनाओं के साथ लैन सेनाओं को चीरता फाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। दोनों पैक एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दोनों में से कोई भी हार मानने को राजी नहीं होता। लगातार 7 दिन तक युद्ध चलता रहता है। इन 7 दिनों में लैन ई ने एक मजबूत प्रोटेक्टेड शील्ड बना दिया था मून गॉडेस की मदद से, और उसके अंदर सारे ओमेगास और बच्चे को रखा गया था, जिसके चलते ओमेगा और बच्चे तो अभी सुरक्षित थे। लेकिन क्योंकि ये लैन पैक में युद्ध हो रहा था, इसीलिए लैन तबाही मच गया था। पैक के अंदर कोई भी जान से सांस नहीं ले पा रहा था। सभी को लगता था कि अभी आंखें बंद करेंगे और अभी सुबह का रोशनी नहीं देख पाएंगे, इसलिए सभी डरा हुआ था। हालांकि लैन पैक वेन पैक से बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन क्योंकि लैन वेन पैक को लैंस के सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया था, इसीलिए लैन पैक को वेंस को हराना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वेंस लैंस के ज़मीन पे आके लड़ रहा था, लेकिन उन्होंने लगभग लैंस के 1/4 सेना को मार डाला था। वही वेंस के सेनाओं को ज़्यादा कुछ हार्म नहीं हुआ था। उसके सेना भी मर रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो वेंस पूरे तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि जिधर लैंस के पास खाने पीने की और पैसों की कमी हो रहा था, जिसकी वजह से उनका हथियार सप्लाई थोड़ा सा वीक हो गया था, वही दूसरी तरफ वेंस को तो मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वेंस बहुत शक्तिशाली हो गया था। सभी लोग देख के हैरान थे कि वेन पैक जो कुछ सालों पहले डरा हुआ सहमा हुआ रहते थे, वो आज इतने ताकतवर कैसे बन गए। लैंस और वेंस के सारे सेना युद्ध लड़ रहे थे कि लैन चिरन लैन सीजन और अपने कुछ हायर्स की मदद से रणनीति बना रहा था अपने कैंप में। तभी एक सेना कहती है कि किंग, हमारे पास खाने पीने की दिक्कत आ रहा है, हमें और भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, हमारे इकोनॉमी धीरे धीरे गिरता जा रहा है। लैन चिरन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो युद्ध के पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा था। तभी वो सेना कहती है, हाँ किंग, लेकिन 1 हफ्ते से युद्ध चल रहा है, ओमेगाओं को और फिर बच्चों को खाना पीना सप्लाई किया जा रहा है, अभी सेना के लिए उतना ज़्यादा नहीं बचा है। हाँ, 1 हफ्ते तक आराम से चल जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद भी युद्ध नहीं रुका तो हमें बहुत ही भारी लॉस उठाना पड़ेगा। तभी लैनी कहती है कि
तुरंत हमें बोर्ड मीटिंग बुलाना होगा और पैसों की डिमांड रखनी होगी, वरना हमारे बैंक को डूबने से कोई नहीं बचा सकता, सिजान कहता है। लेकिन मादा इन बोर्ड मेंबर्स के शेयर होल्डर जियांग फैंगमियन हैं। विंग के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या लगता है कि उसके बाद जियांग फैंगमियन हमारी मदद के लिए तैयार होंगे? लहनी कहती है, ज़रूर होंगे। उसके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो अपने पैक को मदद करने से पीछे हटे, भले ही वो लोग दूसरे कंट्री में रहे और जितना भी बिजनेस शुरू कर ले। लेकिन ये मत भूलो कि वो इस पैक से बिलोंग करता है। अगर इस पैक को कुछ हुआ तो उनके बिजनेस में भी लॉस होगा। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा है कि जब भी पैक को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, पैक के इकोनॉमी धीरे धीरे गिरने लगेगा, तब उन शेयर होल्डर्स को हमारी पैक की मदद करनी ही होगी। दरअसल भले ही लैंड पैक का किंग और क्वीन लैंड चिरैन और लैंड ही थे, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ राजसत्ता था। फाइनेंशियल पावर तो गिने चुने पैक के 10 बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथों में था। पैक के रॉयल पैक फैमिली के पास कुछ इकोनॉमिकली पावर्स तो था, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड था, जिसको उन्होंने इस युद्ध में इस्तेमाल कर लिया था। अब उन्हें और ज़्यादा पैसों की सपोर्ट की ज़रूरत था, जो कि उन बिजनेसमैन के पास से आने वाला था। तुरंत बोर्ड मीटिंग बैठाया जाता है और पैक की कैसे मदद किया जाए, किस किस तरह से उन लोगों को सेना की मदद करनी होगी, किधर किधर खाना पहुंचाना होगा, हथियार सप्लाई करना होगा, सब कुछ डिस्कशन किया जाता है उस मीटिंग में। लेकिन उन 10 बिजनेसमैन का सीईओ था जियांग फैंगमियन। अगर जियांग फैंगमियन ना कह देता तो उनका सारा प्लान चौपट हो जाता, क्योंकि सारे पावर्स जियांग फैंगमियन के हाथों है। अगर वो साइन कर देता है तो भी ये बिल पास हो सकता था। जियांग फैंगमियन को तुरंत न्यूज़ भेजा जाता है। उधर फैंगमियन को पहले से ही पता था कि पैक के अंदर जंग छिड़ चुका है, लेकिन वो अपने ईगो में था। विंग के साथ जो कुछ भी हुआ था, इसके बाद वो लैंड फैमिली से सख्त नाराज़ था। उन्हें सोच ही रखा था कि वो अपने पैक की मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन क्वीन और किंग के रिक्वेस्ट करने के बाद, और होता ही ऐसा ही है। जियांग फैंगमियन अपने पैक को ऐसे हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था, उसे भी अपने लोगों को लेकर पैक में जाना पड़ता। लेकिन विंग का ड्यू डेट नज़दीक आ रहा था। विंग के डिलीवरी में अब सिर्फ 3-4 दिन बाकी था और विंग अपने डिलीवरी में अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को जाता था। विंग ने पहले ही सबको कह दिया था कि जब तक विंग का डिलीवरी नहीं हो जाता, तब तक सभी को विंग के साथ ही रहना पड़ेगा। और हॉस्पिटल में विंग जब ऑपरेशन के लिए जाएगा, तब सबको बाहर विंग के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जियांग फैंगमियन को विंग के पास होने से ज़्यादा अपने पैक में होना ज़रूरी था। लेकिन अगर वो जाएगा तो विंग नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि सिवाय विंग के अलावा सभी को पता था कि पैक की क्या हालत चल रहा है। वही बात विंग को नहीं बताया था, क्योंकि एक तो विंग प्रेग्नेंट था, वो किसी भी टाइम अपना बेबी बर्थ दे सकता था। अगर वो ऐसा न्यूज़ सुनेगा तो वो टेंशन में आ जाता, इसीलिए किसी ने भी विंग को नहीं बताया। और इन दिनों विंग को अपने बेबी से और बेबी बम्प को देखने से फुर्सत ही नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो टीवी या फिर न्यूज़ भी नहीं देख पाता था। इसलिए विंग को इस बारे में कोई फनक भी नहीं था। जियांग फैंगमियन सोचता है कि अब वो विंग को कैसे मनाएगा, क्योंकि उसके सामने उस जंग लड़ने से भी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था कि वो विंग को मनाए। फैंगमियन अपने सारे सामान को पैक करता है और निकलने से पहले विंग से मिलने जाता है। विंग जो कि अपने कमरे में था और सो रहा था। फैंगमियन धीरे धीरे जाके विंग के सिर पे हाथों को सहलाता है और कहता है, बेटा। विंग अपना आंखें खोलता है। इन दिनों बच्चों की वजह से विंग की नींद बहुत ही सेंसिटिव हो गया था। वो कभी सो ही नहीं पाता था। अगर ज़रा सा भी आवाज़ होता था तो विंग तुरंत उठ जाता था। विंग आंखें खोलता है और अपने फादर को अपने सामने देखकर कहते हैं, क्या हुआ डैड, अब क्यों उठा रहे हो मुझे? फैंगमियन कहते हैं, बेटा, मुझे अपने बिजनेस के कुछ काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। विंग तुरंत उठ के बैठ जाता है और कहता है, नहीं, आप नहीं जाओगे, आपने प्रॉमिस किया था ना डैड कि आप मेरे साथ रहोगे। फैंगमियन कहते हैं, हाँ बेटा, मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम भी समझो ना, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है और मुझे जाना ही होगा, वरना बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और मैं तुम लोगों के लिए ही तो कमा रहा हूँ ना। अगर बिजनेस में ज़रा सा भी लॉस हो जाए तो मैं तुम लोगों को एक अच्छी लाइफ कैसे दे पाऊँगा? विंग कहता है, हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है और नहीं चाहिए, अब मत जाओ, अब मेरे साथ रहो। जियांग फैंगमियन उसके सिर में हाथ फहराता है और कहता है, देखो बेटा, अगर ये अर्जेंट नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के जा पाता? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अच्छे से नहीं जा पाऊँगा। मेरे दिमाग में हमेशा तुम्हें लेकर टेंशन बैठा रहेगा। मेरे दिल हमेशा मुझे कहेगा कि मैं अपने बेटे को ऐसी हालत में छोड़ के आ गया, और अगर उस हालत में मुझे कुछ हो गया तो
क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए टेंशन करते करते उसे कुछ हो जाए? विंग तुरंत नामी अपना सिर हिला देता है, लेकिन वो अपने फादर के हाथों को नहीं छोड़ता। वो मुंह से तो नहीं कह रहा था कि मत जाओ, क्योंकि फेंगमियन ने उसको जो बोला था उसके बाद विंग कुछ सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन वो अपने एक्शन से दिखा रहा था कि वो फेंगमियन को जाने नहीं देना चाहता। वो कस के फेंगमियन के हाथ को पकड़े हुए था। तभी जियांग चंग आता है और कहता है, यू इडियट, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी डैड के साथ चला जाऊँ? विंग तुरंत जियांग चंग को एक मार डालने की निगाहों से देखता है और कहता है, खबरदार कोशिश भी मत करना। जियांग चंग कहता है, तो फिर डैड को जाने दो, मैं तुम्हारे पास रहूँगा ना। अगर तुम ऐसे जिद करोगे तो मैं और डैड दोनों ही चले जाएंगे, फिर तुम अकेले रोता रहना। फेंगमिया विंग को हक करता है और उसके पीठ को सहलाता है और कहता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी डिलीवरी से पहले आने की कोशिश करूँगा। विंग कहता है, पक्का आप आओगे ना? फेंगमिया कहता है कि अगर मैं ना भी आ पाऊँ तो तुम्हारी मदर सीजे और तुम्हारे जियांग चंग का है ना, वो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। और हाँ, मैं आते आते बेबी के लिए ढेर सारा शॉपिंग करके लाऊंगा। विंग स्माइल करता है अपने पापा की बातों को सुन के, क्योंकि जब भी उसकी बेबी का बात हो और विंग के फेस पे स्माइल ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। विंग कहता है, ठीक है, आप जा सकते हो, लेकिन अपना प्रॉमिस याद रखना। फेंगमिया का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर जाने, लेकिन उसे जाना ही था। वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वांगजी सो रहा था कि उसे कुछ अजीब सा आवाज़ सुनाई दे रहा था। कोई उसे कह रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। आज तुम्हारे बैग का हालात की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। देखो अपने आसपास, उन ओमेगाओं को, उन बच्चे को, उन बूढ़े लोगों को, उन सेनाओं को देखो जो सिर्फ जंग लड़ रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है लान वांगजी। तुम्हारे बैग में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खून की नदियाँ बह रहा है। सबको ऐसे तकलीफ पहुंचाकर तुम कैसे ऐसे चैन से सो सकते हो? तुम्हें उठना होगा, जाओ और अपने फ़र्ज निभाओ। तुम इस तरह से फ्यूचर फैक के किंग बनोगे? तुम तो इस फैक के किंग बनने के ही लायक नहीं हो, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से। वांगजी बेचैन होता जा रहा था। चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। जो कोई भी चैनल पे न्यू आ रहे हो या फिर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना कि स्टोरी कैसा लग रहा है। स्टोरी का अभी और कुछ पार्ट बाकी है, जिसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, कल के वीडियो में एक सिस्टर खुशी जी ने कमेंट किया था कि मैंने स्टोरी पूरा कहीं से उठाया हुआ है, मेरे अपनी स्टोरी नहीं है। मैं सिस्टर को बताना चाहूँगी कि ये कौन सी स्टोरी सिस्टर। हाँ, हो सकता है कि किसी किसी स्टोरी से मिलता जुलता हो, क्योंकि मैं भी एक ईजान वांगसन फ़ैन हूँ और हर तरह की स्टोरी में आए दिन पढ़ती और सुनती आई हूँ। इसीलिए शायद स्टोरी लाइन थोड़ा सा मेल खा सकता है, लेकिन पूरा वैसा ही फैन फिक्सन मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक सुना है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि मैंने फैन फिक्सन कैसे कॉपी किया है तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कौन सा फैन फिक्सन है जिससे मैंने कॉपी किया है। अगर हो सके तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे भी आसानी होगी, फिर आगे से मैं स्टोरी को एक्सप्लेन करना बंद कर दूँगी। और सिस्टर ने मुझे ये भी कहा था कि स्टोरी का सैड एंडिंग बनाना, लेकिन सिस्टर, मैं जब स्टोरी सोच रही थी तब भी मैंने इसका एंडिंग सोच लिया था, और अचानक से मैं इसे सैड या फिर ऐसा वैसा नहीं बना सकती। ऑलरेडी एक प्लॉटिंग है मेरे दिमाग में, मैं उसके अगेंस्ट जाके कुछ और स्टोरी लाइन तो नहीं बना सकती ना। इससे फिर और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, पार्ट्स आने में और भी ज़्यादा देर लगेगा। और मैं जॉब करती हूँ और फिर जितना भी फ्री टाइम मिलता है मैं उससे ही रिकॉर्डिंग करती हूँ। अगर ये सब कुछ सोचने लगी तो फिर वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सिस्टर, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए स्पेशली मैं एक सैड एंडिंग वाला वांगसन ज़रूर लाऊंगी। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिए, क्योंकि बुरा लगता है यार। एक तो इतने मेहनत करके वीडियो बनाओ, अपने तरीके से बनाओ, फिर आप लोग ऐसा वैसा कमेंट करते हो, सच में बुरा लगता है। अगर कहीं से कॉपी किया होता मैंने तो मैं खुद उनको क्रेडिट दे देती, क्योंकि मुझे भी पता है कि क्रिएटिविटी क्या है। मैं किसी और का क्रिएटिविटी को खुद का नहीं बता सकती। और स्टोरी तो अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ। अब पहले स्टोरी को पूरा सुनिए, फिर बताइए कि मैंने पूरा कॉपी किया है। मैं कह रही हूँ कि कहीं कहीं स्टोरी लाइन मिल सकती है, जैसा हो सकता है, क्योंकि वाटपैड में, O3 में, यूट्यूब में हज़ारों सैकड़ों वांगसन फैन फिक्सन है, और इन सब के बीच में एक तो मेल जोल थोड़ा सा खा सकता है, लेकिन पूरा वैसा ही तो नहीं हो सकता ना। मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि स्टोरी लाइन थोड़ा सा बोरिंग हो जा रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन भी नहीं करती। और ऊपर से मेरा एक और प्रॉब्लम है कि मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मैं कोई दूसरी लैंग्वेज से हूँ। मुझे हिंदी बोलने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, बार बार पॉज करके फिर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है।
लेकिन हो भी सकता है कि किसी एफ से मिलता जुलता भी हो। मुझे नहीं पता कि कौन सा एफ। अगर आप लोगों ने किसी ने भी पढ़ा है तो प्लीज़ मुझे नाम बताना, मैं जाके ज़रूर चेक करूँगी। अगर बिल्कुल वैसा ही जा रहा है स्टोरी, बिल्कुल कॉपी लग रहा है, तो मैं ट्राई करूँगी कि स्टोरी लाइन को चेंज कर दूँ, या फिर ये भी ट्राई करूँगी कि हो सके तो मैं स्टोरी को और ना शेयर करूँ या फिर डिलीट ही कर दूँ। प्लीज़ बताना अपना राय, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बनाने के बाद एक तो ज़्यादा लाइक व्यूज़ नहीं आता, ऊपर से मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, फिर भी आप लोग कह रहे हो कि मैंने कॉपी किया है। तो फिर ये मेरे काम में और स्टडी लाइफ में भी अफेक्ट कर रही है। मैं स्टोरी को एक्सप्लेन करना बंद कर दूँगी, या फिर जब तक मुझे अपना कोई दूसरा थॉट नहीं मतलब मैं दूसरा कोई अच्छा सा सोच नहीं लेती, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता तो आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं है, या फिर मैंने कहीं पर गलती किया है तो आप लोग बता दो कि मैं यहाँ गलती कर रही हूँ। मैं खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लूँगी, और मैं नेक्स्ट बार से ट्राई भी करूँगी कि ज़्यादा गलती मत करूँ। लेकिन ऐसे ही कॉपी बोल देना मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है।